हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज हमारा रहने वाला है डे 4, जिसमें हम यूपीएससी मेंस जीएस 1 का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि रिसेंटली 2025 में हुआ था। तो फर्स्ट डे में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस करा था। सेकेंड डे में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड थर्ड डे में हमने क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th डिस्कस करा था। और आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो 7th और 8th रहने वाला है। आई मीन कि देखिए, फर्स्ट डे में हमने पहला दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करा था, दूसरे दिन में तीसरा चौथा, और तीसरे दिन जो हमने डिस्कस करा था वो पांचवा छठा क्वेश्चन डिस्कस करा था। आज हमारा 4th डे रहने वाला है, तो हम 7th एंड 8th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा सवाल मन में यही आता है कि आखिर हमें यूपीएससी का जो जीएस 1 का पेपर है उसमें यूपीएससी कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछती है। तो देखिए, अगर आपको यूपीएससी जीएस 1 का सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, इंडियन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर के आपका कहीं ना कहीं यूपीएससी जीएस का सिलेबस कंप्लीट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो पहला वाला जो सवाल है वो 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यानी कि अगर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपको किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड देखने को मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर एंड एशियंट हिस्ट्री। अब देखिए, आर्ट एंड कल्चर से इसलिए क्योंकि हड़प्पन जो आर्किटेक्चर है उसके साइलेंट फीचर के बारे में पूछा गया था, यानी कि वहाँ की आकृतियां के बारे में पूछा गया था। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का सवाल बन जाता है। और इसको अगर आप एशियंट हिस्ट्री से देखो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही टॉपिक है, तो ये आपका 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो ये आपका मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा गया था कि अकबर के टाइम पे जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी थी उसके मेन एस्पेक्ट्स क्या थे, उसको एक्सप्लेन करके लिखना था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, एशियंट हिस्ट्री से, प्लस किससे रिलेटेड है, हमारा आर्ट एंड कल्चर से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से। क्यों? क्योंकि इसमें जो आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज है और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस तरीके से स्मॉल आइलैंड नेशंस के लिए एक खतरा बनता जा रहा है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो ये भी आपका ज्योग्राफी का ही टॉपिक है कि आज के टाइम पे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो क्या है, वो किस तरीके से फेस्फोग्राफिक फीचर्स हमारी कंट्री के अंदर में रिलेटेड है, ये आपको डिस्कस करके लिखना था विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो ये इसमें आपसे क्या पूछा गया था, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है सोलर एनर्जी का। तो ये भी आपका कौन सा टॉपिक बन जाता है, ज्योग्राफी का टॉपिक बन जाता है। अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है तो इंडियन हिस्ट्री में आपकी चारों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न प्लस इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट जो है वो सारी चीजें आपको कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे 7 एंड 8, तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये किससे रिलेटेड है, ये आपका पूरा पूरी जियोग्राफी से ही रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछ रहा है कि सुनामी क्या है, वो किस तरीके, वो कैसे और कहाँ बनते हैं और वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं, उनके क्या परिणाम होते हैं। आपको एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, कितने वर्ड में, 150 वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है, ये जो सवाल है ये आपका बनता है इंडियन सोसाइटी से। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें बात की जा रही है कि स्मार्ट सिटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि जो स्मार्ट सिटी है वो किस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर में जो अर्बन पॉवर्टी है, यानी कि जो शहर के अंदर में जो गरीबी है और जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसकी इशू से ये क्या करता है, रिलेटेड है। तो इस पे आपको एक्सप्लेन करके क्या करना था, आंसर लिखना था। तो आज हम इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एंड तक जरूर बने रहना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आज का डिस्कशन रहने वाला है। तो देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें ना तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुनामी क्या है। देखिए, सुनामी की बात करें तो जो सुनामी है एक लार्ज पावरफुल सी वेव्स है जो कि किसके वजह से होता है, सडनली जो डिस्टरबेंस होता है ओशियन के अंदर में उसके वजह से हमें देखने को मिलता है। इसका जो मेन कारण है वो क्या देखने को मिलेगा, अंडर सी, यानी कि समुद्र के अंदर में जो सडनली अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड और जो
ह्यूज वॉल्यूम पे जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं उसकी वजह से आपको क्या है देखने को मिलेगा, ह्यूज अमाउंट यानी कि ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, सुनामी देखने को मिलता है। अनलाइकली अगर हम नॉर्मल वेव्स की बात करें तो उससे सुनामी क्या होता है, अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाटर वेव्स होती है वो काफी ज्यादा क्या होती है, हाई होती है, यानी कि हाई स्पीड से वो क्या करता है, ओशन में ट्रेवल करता है, और उसकी जो हाइट होती है, उसकी जो हाइट राइज होती है वो काफी ज्यादा क्या होती है, हाई लेवल पे होती है। ये हमें मेनली कहाँ देखने को मिलता है, कोस्टल एरियाज पे देखने को मिलता है, जो कि उससे इम्पैक्ट होते हैं। अगर हम सुनामी की बात करें वो मोस्ट कॉमन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी अभी आपसे पूछ रहा है वो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। पैसिफिक ओशन में भी कहाँ बात करते हैं तो रिंग ऑफ फायर के पास आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि अगर हम पैसिफिक ओशियन के रिंग ऑफ फायर की बात करें ना तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो जिसकी वजह से वहां पे हमें लार्ज स्केल पर या सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहां पे सुनामी हमें देखने को मिलता है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अगर हम 2004 की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर में भी इंडियन ओशियन यानी कि जो साउथ के साइड में ओशियन पड़ता है, जिसे हम इंडियन ओशियन यानी कि हिंदी में बोले तो हिंद महासागर कहते हैं, तो वहां पे भी एक सुनामी देखने को मिला था 2004 में, जिसमें लार्ज स्केल पर यानी कि 2.3 मिलियन पीपल्स लोगों ने अपने क्या किए थे, लाइफ लॉसेस किए थे, यानी कि लोगों की जानें गई थी। तो इसका जो मेन कारण था वो क्या था, वहां पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। जैसे ही जो जिसके वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा था वो सुमात्रा वाला रीजन, स्ट्रोक जो कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट साइड देखने को मिलेगा, श्रीलंका, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया पे इसका बहुत ही ज्यादा क्या पड़ा था, एक प्रभावित असर पड़ा था, जिसके वजह से 2.3 जो लैख पीपल है उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, 2011 में जापान में सुनामी देखने को मिला था, जिसकी वजह से लार्ज स्केल पर हमें क्या देखने को मिला था, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड न्यूक्लियर डिजास्टर एट फुकुशिमा के पास आपको देखने को मिलेगा। आप ये दो एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते थे। उसके बाद देखिए अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, यानी कि क्या इसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, तो सुनामी के वजह से क्या है, मैसिव लॉसेस ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलेगा। मीन्स कि लार्ज स्केल पर लोगों की जाने जाती हैं, लोग अपने लोगों के एनिमल्स के वहाँ पे लोगों की क्या होती है, जाने जाती हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर आपको कोस्टल सिटीज में आपको बाढ़ देखने को मिल जाएगा, सॉइल सैलिनिटी देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म क्या देखने को मिलेगा, एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा लार्ज अमाउंट ऑफ कम्युनिटीज का, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसके कुछ परिणाम हमें देखने को मिलते हैं सुनामी के। इसी वजह से हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, एक क्रूशियल रोल यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आप क्या कर सकते थे, अपना आंसर कंप्लीट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा था, मैंने बता दिया था कि भारत के अंदर में यानी कि हमारी कंट्री के में जो स्मार्ट शहर है वो किस तरीके से अर्बन की गरीबी और जो हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसको वो क्या करता है, उसके मुद्दे से ये कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे रिलेटेड है, ये आपको 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिखना था। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के, तो स्मार्ट सिटी जो मिशन है इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, हमारी इस सिटी को और भी ज़्यादा क्या करना है, स्मार्ट बनाना, इंक्लूसिव। अगर हम बात करते हैं जो भी अर्बन एरिया के जो इशू है, यानी कि अगर हम अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उस पर इनका जो मेन फोकस रहता है वो किस पे रहता है, बेसिक सर्विसेज पे रहता है जो कि प्रोवाइड कराना होता है अर्बन एरिया में, जैसे क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर में जो भी अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज होते हैं उनके लिए इनका जो स्पेशल एम्फेसिस देखने को मिलेगा, इनका क्या होता है, गिव टू स्लम रीडेवलपमेंट एंड अफोर्डेबल रेंटल हाउस को क्या करना, प्रोवाइड कराना। ये इंश्योर करना कि अर्बन पॉवर्टी यानी कि जो शहर के अंदर में जो गरीबी है वो ज़्यादा ना फैल सके, यानी कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अर्बन ग्रोथ, ताकि शहर का ग्रोथ होता रहे। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी का एक काम ये भी रहता है कि वो प्रमोट करे स्किल डेवलपमेंट,
डिजिटल लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को वो क्या करे और भी ज़्यादा प्रमोट करता जाए, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम कुछ इंटेंटिव्स की बात करते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स देखने को मिल जाएगा एंड ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। फिर वहीं पे बात करते हैं जैसे कि इम्प्रूव करना जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, सेफ पेडिस्ट्रियन पाथवे एंड स्मार्ट हेल्थ सर्विसेज, और उसको क्या करना है इंक्रीज करना है इनकी यानी कि एक्सेसिबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, ये जो हम सबसे ज़्यादा बेसिक नीड की बात करते हैं जैसे कि फूड, हेल्थ और एजुकेशन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज के टाइम पे सबके लिए क्या होना चाहिए, अवेलेबल, अफोर्डेबल और एक्सेसिबिलिटी यानी कि एक्सेसिबल, ये होना ज़रूरी है। वहीं पे अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो वो इन्हीं बेसिक चीज़ यानी कि जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको और भी ज़्यादा क्या करना, यानी कि एक्सेसिबल प्रोवाइड कराना इनका मेन मोटिव होता है। वहीं पे अगर हम जैसे बात करते हैं फॉर किसके लिए, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, जैसे फॉर असिस्टेंस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो भोपाल स्मार्ट सिटी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि इसके लिए काम करता है, एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को क्या कर रहा है, वो उस पर काम कर रहा है ताकि वहाँ के लोगों को अफोर्डेबली तरीके से क्या किया जा सके, मकान प्रोवाइड कराया जाए। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अहमदाबाद वो किस चीज़ को डेवलप कर रहा है, एक स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन बिल्ड कर रहा है जिसका जो बेनिफिट है वो किसको हो, लो इनकम जो कम्युनिटीज़ है उसको इसका डायरेक्ट क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो इस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि जो स्मार्ट सिटी होते हैं इनका जो मेन काम होता है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के पे ही नहीं, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इंक्लूसिविटी है उनके जो मिशंस होते हैं वो क्या होता है, रिड्यूस करना इनइक्वालिटी अर्बन एरिया में, एम्पावर द पुअर यानी कि जितनी भी जो पुअर कम्युनिटी है उसको एम्पावर करना, क्रिएट करना नई सिटीज जहाँ पे ग्रोथ रिसोर्सेस आपको ज़्यादा देखने को मिले और वहाँ पे जो इक्वलिटी है उसको क्या किया जा सके, ज़्यादा जो शार्प है यानी कि वहाँ पे इक्वलिटी ज़्यादा लाई जा सके। तो ये मेन फोकस होता है स्मार्ट सिटी का। तो इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आप क्या कर सकते थे, अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते थे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए जो ये वीडियो है यानी कि आज जो हमने डिस्कस किया वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। तो यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।